यानी वो व्हाट्सएप कॉल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने की थी और फवाद हसन फवाद के दावे के मुताबिक जस्टिस आसिफ सईद खोसा की हिदायत पर की थी और फिर एफआईए के अफसर वारिस जिया की सरबराही में जेआईटी बनी, जिसने 10 जुलाई 2017 को 275 सफ़हात की अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश की। फिर 21 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज किया और 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ब्लैक लॉ डिक्शनरी से एक तशरीह निकालकर मुल्क के वजीर आजम नवाज शरीफ को अपने बेटे से तनख्वाह न लेने पर मगर उस तनख्वाह के काबिल वसूल होने की बुनियाद पर नाअहल करार दे दिया। साथ ही शरीफ खानदान और इसहाक डार के खिलाफ नैब को 6 हफ्तों में 3 रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म दे दिया और एहतसाब अदालत को कहा कि वो इन रेफरेंसेस पर 6 माह में फैसला करे। और इस पूरे अमल की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक मॉनिटरिंग जज की तकर्री भी कर दी गई और नवाज शरीफ को नाअहल करार देने वाले जस्टिस एजाजुल एहसन को ही मॉनिटरिंग जज तैनात कर दिया गया। इस तरह से नवाज शरीफ आम इंतखाबात से सिर्फ 1 साल पहले ही नाअहल हो गए और बाद में इमरान खान ने उस जेआईटी का क्रेडिट जनरल बाजवा को दे दिया जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाई गई थी और कहा कि फ़ौज के 2 ब्रिगेडियर्स ने इसमें अहम किरदार अदा किया था। ये सब पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बन गया है। और फिर 6 जुलाई 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ और उनकी बेटी को सज़ा सुनाई और यूँ 2018 के इलेक्शन से पहले ही मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सरबराह नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को जेल में डाल दिया गया। नवाज शरीफ और उनकी बेटी ने रिलीफ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया, लेकिन फिर ये इल्ज़ाम सामने आए कि जनरल फैज़ हमीद की सरबराही में इस्टेब्लिशमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर भी असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। और इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने दावा किया कि एजेंसी के लोग उनसे राब्ता कर रहे हैं कि किसी भी सूरत नवाज शरीफ को सज़ा दिलवाई जाए। होना तो ये चाहिए था कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी के बयानात की तहकीकात की जाती, जनरल फैज़ हमीद जनरल बाजवा से तहकीकात की जाती, मगर फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के खिलाफ ही कार्रवाई शुरू कर दी और उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। अपने दिफा के लिए शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने जो जवाब जमा कराया उसमें वादे तौर पर कहा गया कि ISI के अफसर फैज़ हमीद ने उनसे रब्ता किया था और उनसे नवाज शरीफ और मरियम नवाज के केस के हवाले से बात की थी और पूछा था कि वो इस केस के हवाले से क्या राय रखते हैं। जिन शौकत सिद्दीकी के दावा के मुताबिक उन्होंने कहा था कि वो मेरिट पर केस देखेंगे, मगर फैज़ हमीद ने जवाब दिया था कि इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। एक जर्नल उन्होंने बात करना शुरू की जी कि सर ये नॉर्मल क्या प्रोसीजर होता है जब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से किसी को सज़ा हो जाए और फिर हाई कोर्ट में क्या होता है। मैंने कहा कि आप किस केस के हवाले से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं उसके मैं कहा जी उसके तो अभी जजमेंट ही नहीं आई। आपके पास अगर ये केस आता है अपील में तो आप क्या करेंगे। फैज़ हमीद साहब ने कहा, मैंने उन्हें ये कहा जी कि देखें बात ये है, अगर ये केस मेरे पास आता है और मुझे महसूस होता है कि इसमें एक्यूज को सज़ा एविडेंस की रिक्वायरमेंट से कम मिली है और उसका ऑफेंस बढ़ा है तो आई हैव द करेज कि मैं नोटिस भी दे दूँ इन्हांसमेंट का। लेकिन बात अगर अदरवाइज़ है तो किसी को खुश करने के लिए या किसी की दुनिया बिगाड़ने के लिए मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं अपने ज़मीर के मुताबिक ही फैसला। इस पर फिर उसने वो बड़ा तारीखी जुमला कहा था, सर इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया जाए। तो मैंने फिर उनको कहा था आपने बड़ी गलत मेहनत की है, ये आपका काम नहीं है। यानी मुल्क के तमाम वसाइल लगाकर एक सियासी जमात और उसके रहनुमाओं को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। लेकिन फिर 3 सितंबर 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने एवनफील्ड केस में एहतसाब अदालत का फैसला मुअत्तल कर दिया और बाद में मरियम नवाज के खिलाफ एहतसाब अदालत के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। फैसले मुअत्तल हो गए, कलअदम हो गए, मगर जो नुकसान मुल्क को पहुँच चुका था वो ना मुअत्तल हो सकता था और ना ही कलअदम हो सकता था। और आज भी जस्टिस आसिफ सईद खोसा समेत उस 5 रुकनी बेंच पर सवालात उठ रहे हैं। नवंबर 2022 को एक तकरीब के दौरान जियो न्यूज़ के सहाफ़ी एजाज सैयद ने आसिफ सईद खोसा के फैसलों से मुतालिक सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि जजेस अपने फैसलों की वजाहत नहीं करते, फैसले पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, आप उसमें से जो नतीजा निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। आप वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने वर्दी के बगैर 2 प्राइम मिनिस्टर्स को घर भेजा है, एक नवाज शरीफ साहब और एक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। आप रिग्रेट नहीं करते कि जो कंट्रीब्यूशन आपने पाकिस्तानी पार्लियामेंट को एम्बैरेस करने में और उसको कमजोर करने में किया है। Judges don't explain their judgments and it is their public property. Whatever they are, you can deduce anything that you want to deduce, but please read those. और फिर साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा पर भी इल्ज़ामात लग गए कि उन्होंने अपने दौर में मुल्क के बजाय ज़ाती मफादात को तरजीह दी और वो अपनी एक्सटेंशन के लिए लॉबिंग करते रहे
और जस्टिस आसिफ सईद खोसा का शुमार उन जजेस में होता है जिन्होंने ट्रायल से पहले ही नवाज शरीफ को पनामा केस में नाअहल करार दे दिया था और अपने फैसले का आगाज ही गॉड फादर के अल्फाज से किया था, जिसको इमरान खान ने अपनी 2018 की इलेक्शन कैंपेन में एक स्लोगन के तौर पर इस्तेमाल किया था। और फिर मरियम नवाज ने दावा कर दिया कि कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ को एक वफ्द के जरिए पैगाम भिजवाया गया था कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा को एक्सटेंशन दी जाए, मगर नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। आपको पता है, जब नवाज शरीफ साहब कोट लखपत जेल में थे तो एक वफद उनके पास भेजा गया और कहा गया कि खोसा को एक्सटेंशन दे दो, जस्टिस खोसा को। और ये जो आज जस्टिस खोसा छुपे हैं ना अपने घर में, ये आइन और कानून का हाल देख लें। ये उस वक्त एक्सटेंशन मांग रहे थे नवाज शरीफ साहब, जो कुरान पे हाथ रखें और बताएं कि क्या आपकी एक्सटेंशन की बात नहीं हो रही थी बतौर चीफ जस्टिस, उनकी एज बढ़ाने की बात की जा रही थी। तो वो क्यों की जा रही थी कि तुम मेरे से कुछ ले लो, मैं तुम्हें कुछ दे देता हूँ। तो नवाज शरीफ साहब ने जेल में कहा, जो लोग उनके पास गए उन्होंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं मेरे से। तो जाहिर है फिर नवाज शरीफ साहब एक्सेप्टेबल तो नहीं थे ना ऐसे, क्योंकि वो इस किस्म के फैसले नहीं कर सकते थे। आम बात यह है कि 2019 में नवाज शरीफ अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा काटने के लिए जेल में थे और उस वक्त चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा थे और उनकी मुद्दत मुलाजमत दिसंबर 2019 में ख़त्म होने वाली थी। लेकिन इससे पहले ही ये क़यासराइयाँ हो रही थी कि शायद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की जाएगी, मगर आसिफ सईद खोसा की मुद्दत मुलाजमत में आइनी तरमीम के बगैर तौसी नहीं हो सकती थी, क्योंकि आइन के आर्टिकल 179 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का एक जज उस वक्त तक अपने दफ्तर में रहेगा जब तक कि वो 65 साल की उम्र तक नहीं पहुंच जाता। यानी 65 साल की उम्र के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर हो जाएगा और जस्टिस आसिफ सईद खोसा दिसंबर 2019 में अपनी रिटायरमेंट की उम्र को पहुंचने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही अचानक सितंबर 2019 में बाकायदा इस हवाले से तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में तब्दीली के लिए आइनी तरमीम के लिए एक बिल पार्लियामेंट में भी पेश कर दिया। साथ ही असनात मलिक की सितंबर 2019 की खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से बढ़ाकर 68 साल तक करने का फैसला कर लिया है और इस हवाले से तहरीक इंसाफ के दो रहनुमा सैयद फ़खर इमाम और अमजद खान नियाजी ने आइनी तरमीम के लिए बिल भी पेश कर दिया है और हुकूमती हलकों में इस हवाले से गुज़िश्ता कई हफ्तों से मुशावरत चल रही है। जबकि खबर के मुताबिक उस वक्त नून लीग के करीबी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उनकी पार्टी इस बिल की हिमायत एक ऐसे वक्त में नहीं करेगी जब उसकी क़यादत को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टफ टाइम दिया जा रहा है। और एक और वकील ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि दीगर जजेस जो आइंदा के लिए चीफ जस्टिस के उम्मीदवार हैं वो इस पेशरफ से खुश नहीं हैं। लेकिन इस मामले पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी क्योंकि आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है और तहरीक इंसाफ के पास ये नंबर्स पूरे नहीं थे और फिर हुकूमत ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन अगर ये बिल आगे बढ़ता और मंजूर हो जाता तो इसके सबसे बड़े बेनिफिशरी जस्टिस आसिफ सईद खोसा होते और वो मजीद 3 साल के लिए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहते। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, मगर ये इबहम अब तक ज़रूर बरकरार है कि किसके कहने पर यह बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया। मरियम नवाज आज ये दावा कर रही हैं कि नवाज शरीफ को पैगाम भेजा गया कि जस्टिस खोसा को एक्सटेंशन दी जाए, लेकिन नवाज शरीफ ने बात तस्लीम नहीं की, इसलिए मामला रुक गया। दिलचस्प बात यह है कि 2019 के आखिर में जहां आसिफ सईद खोसा को एक्सटेंशन देने से मुताल्लिक़ क़यासराइयाँ हो रही थी तो वहीं 2 बड़ी अहम पेशरफ भी सामने आई थी। पहली पेशरफ ये थी कि नवंबर 2019 में नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क रवाना हो गए थे, यानी नून लीग को एक बड़ा रिलीफ मिल गया था। और दूसरी पेशरफ ये थी कि 26 नवंबर 2019 को चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जनरल बाजवा को अगस्त 2019 में 3 साल की मिलने वाली एक्सटेंशन की नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया था और वाज़ेह किया था कि इस नोटिफिकेशन में खामियां मौजूद हैं और पार्लियामेंट इस हवाले से दुरुस्त कानून साजी करे। यानी जनरल बाजवा की एक्सटेंशन से मुतालिक अबहम पैदा हो गया था, मगर फिर नून लीग समेत तमाम पार्लिमानी जमातों ने जनरल कमर जावेद बाजवा को पार्लियामेंट के जरिए 3 साल की तौसीह दे दी। यानी फिर जनरल बाजवा को बड़ा रिलीफ मिल गया और जब जनरल बाजवा को पार्लियामेंट के जरिए एक्सटेंशन मिल गई तो उस वक्त के वजीर बराए रेलवे शेख रशीद ने इस एक्सटेंशन की हिमायत करते हुए कह दिया था कि मेरा बस चले तो मैं सबसे पहले आसिफ सईद खोसा को 3 साल की एक्सटेंशन दे दूँ। मुझे यकीन था कि ये जजेस खोसा साहब का मैं फ़ैन हूँ। खोसा साहब का इतना मुताला है, इतना एडवेंचरस जज है, मेरा बस चले तो मैं सबसे पहले खोसा साहब को 3 साल एक्सटेंशन दूँ। आप काबीना के वजीर रहे, आपके भी कानों में इस तरह की बात आई थी कि किसी स्टेज पर यह सोचा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की मुद्दत में भी, यानी कि उनकी उम्र 65 पे वो रिटायर हो जाते हैं, इसमें भी इजाफा किया जाए। ये तो बहुत दिनों से बात चल रही थी और मैं इसका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। यानी हुकूमत इस हवाले से जोर लगा रही थी कि सबको रिलीफ मिलने के बाद अब जस्टिस आसिफ सईद खोसा को भी एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन फिर ऐसा नहीं हो सका। और मरियम नवाज का दावा है कि ऐसा ना होने की वजह नून लीग और नवाज शरीफ की तरफ से इनकार था। बहरहाल दिसंबर 2019 में जस्टिस आसिफ सईद खोसा रिटायर हो गए, मगर जस्टिस आसिफ सईद खोसा का पनामा केस का फैसला और फैसले के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ जो ट्रायल का तरीक़ाकार था, इस पर आज तक सवालात उठ रहे हैं। आज भी मरियम औरंगजेब ने कहा कि असल गॉडफादर और सिसिलियन माफिया आसिफ सईद खोसा थे। जिसका ये कह रहे हैं कि ये
जो जजेस थे, जो सुप्रीम कोर्ट थी, उसको टूल बनाया गया। ये फैसला हो चुका था और उसके अंदर उस वक्त जो पैनामा का बेंच था, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब जो कहते थे सिसिलियन माफिया और गॉड फादर, तो इस सूरत हाल में जिसकी गवाही दे रहे हैं हामिद खान साहब, तो सिसिलियन माफिया और गॉड फादर तो जस्टिस आसिफ खोसा साहब खुद थे और खुद नजर आ रहे हैं।